यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस और बीपीएससी, और इनमें होने वाले और दूसरे एग्जाम्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक लेक्चर सीरीज बनाई जा रही है इंडियन हिस्ट्री पे, जो कोर्स के रूप में आपको अवेलेबल होगी मेंटोरियम आईएएस के एप्लीकेशन पे। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल रहेंगे। ये बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ें पहले से भी अवेलेबल हैं, और फिर आपके मन में सवाल होगा कि मैं आपकी क्लासेस को क्यों देखूं। तो बात यह है कि निश्चित तौर पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत महान अध्यापकों के। पर मुद्दा यह है कि कुछ भी कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। कंप्लीट सिलेबस जिसको हम कहते हैं वैसा नहीं अवेलेबल है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इंडियन हिस्ट्री पे, ये कंप्लीटली अवेलेबल होगी यूट्यूब पर, जिसको आप सिस्टमेटिकली देख सकते हैं, और इसको देखकर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर रहेगा ये पूरा लेक्चर सीरीज। तो इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में आज ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, और आप भी जानते हैं कि आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें हैं कि इतिहास ये है, इतिहास ऐसा है, इतिहास वैसा है। लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से भी कुछ बातें इसमें जोड़ेंगे। जो आप जानते हैं वो बहुत सही जानते हैं। आप जानते हैं असल में कि इतिहास क्या है। आप जानते हैं कि इतिहास वास्तव में पास्ट इवेंट्स हैं। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पीछे के ज्ञान का या पीछे की घटनाओं का अध्ययन है। लेकिन हम क्यों करें पीछे की घटनाओं का अध्ययन, और फिर किस तरह की घटनाओं को हम इतिहास की विषय वस्तु के रूप में माने। क्या हम ये मान लें कि जितनी भी घटनाएं पीछे हुई हैं वो सब इतिहास के विषय वस्तु हैं? क्या हम मान लें कि महाभारत भी इतिहास की विषय वस्तु है? क्या हम मान लें कि भगवान राम भी इतिहास की विषय वस्तु है? तो आखिर ऐसा क्या आधार है हमारे पास जिसके कारण से हम कुछ को इतिहास की विषय वस्तु मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं? तो बहुत सारी बातें इस संदर्भ में जानने वाली हैं कि हम जो सामान्य धारणा अपने मन में बिठाए हुए हैं कि हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज हिस्ट्री। हम व्हाट इज हिस्ट्री पे जाएं, उससे और पीछे जाते हैं, और जब बहुत पीछे जाते हैं तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। तो ज्ञान है, मेरा भी नाम ज्ञान है, तो ऐसे तो ज्ञान ज्ञान है ना। आप आपसे अगर पूछा जाए कि नॉलेज क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि नॉलेज कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं विच वॉज डन बाय द ह्यूमन बीइंग, है ना। ये एक तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। जो ऑब्जर्वेशन किसने किए, किसी व्यक्ति ने किया, और उस व्यक्ति ने उसको फिर लिखा या दूसरों को बताया, मौखिक रूप से भी बताया या उसको स्क्रिप्ट में उतार दिया, और उस तरह से करके वो आगे कंटिन्यू हुआ। तो नॉलेज क्या है, एक तरह का ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन अलग अलग लोगों का होता है। साइंटिस्ट जो है वो कुछ और चीजों पे ऑब्जर्वेशन करता है। सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, सोसाइटी में अपना ऑब्जर्वेशन को लागू करता है। जीव वैज्ञानिक क्या करता है, वो बायोलॉजी में अपने ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करता है। जो इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है। तो जितना भी नॉलेज है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। और ये पहले जब शुरू हुआ, जब मनुष्य विकसित हुआ, तो उसने अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करने का नाम उसने क्या रख लिया कि हमारा नॉलेज डेवलप हो रहा है। या हम क्या कहते हैं कि उस तरह के अलग अलग ऑब्जर्वेशन को कि मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई। जो ऑब्जर्वेशन बढ़ा तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई। और मनुष्य के ज्ञान में जो वृद्धि हुई वो होती चली गई, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इस तरह से बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा होने लगा, लोग बहुत ज्ञानी होने लगे, है ना। और लोगों का ज्ञान का जो इंफॉर्मेशन है या जो ऑब्जर्वेशन है वो आपस में टकराने लगा। तो फिर क्या हुआ कि भाई इनका कुछ एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने नॉलेज का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ज्ञान का वर्गीकरण प्रारंभ किया। और ज्ञान के वर्गीकरण को प्रारंभ करने के क्रम में इन विषयों का विकास हुआ, जिन्हें हम अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ज्ञान का वर्गीकरण किया गया, तो बेसिकली 4 वर्ग बनाए गए। एक वर्ग है जिसे हम आर्ट कहते हैं, आप भी इसको पढ़ते हैं, कला वर्ग जिसे हम कहते हैं। तो हमारे ज्ञान का एक हिस्सा है जिसे हम आर्ट कहते हैं। दूसरा हिस्सा है जिसे हम
साइंस कहते हैं या साइंसेज कह लीजिए। तीसरा हिस्सा है जिसे हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज कहते हैं या कॉमर्स कहते हैं या ट्रेड एंड कॉमर्स कहते हैं। और चौथा हिस्सा है जिसे हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं। इसमें से जो आर्ट है ये बेसिकली क्या है? आर्ट है ह्यूमन इमेजिनेशंस। आर्ट के अंतर्गत हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध मानव की कल्पनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, सब कल्पनाएं हैं। आप जितने भी सब्जेक्ट ऑफ आर्ट समझते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, स्टोरी हो, नॉवेल हो, इन सब में क्या होता है? बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस होता है। और अगर इसमें कहीं कुछ रियल है भी, हो सकता है कि कोई सिनेमा आप देखें जो किसी सत्य घटना पर आधारित हो, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि वो आधारित है, वो सत्य घटना नहीं है। अगर वो सत्य घटना पर हो जाएगा तो वो सिनेमा नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो वो सत्य घटना नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें डिस्क्लेमर में ये भी कहा जाता है कि इस कहानी को कलात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता का सहारा लिया गया है। प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता का सहारा लिया गया है। तो जो सृजनात्मक स्वतंत्रता है वो क्या है? आपकी कल्पना शक्ति है। तो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं वो क्या है? सारे के सारे इमेजिनेशन से जुड़े हुए हैं। सामान्यतया हम लोग मानते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है वो सब्जेक्ट ऑफ आर्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है? दूसरा है साइंसेज। साइंसेज में हम उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं। जो थियरीज डेवलप हुई है, जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए साइंस के अंतर्गत, उनको हम लेबोरेटरी में होते हुए देख सकते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, इसलिए उनको हम साइंसेज कहते हैं। और कॉमर्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करने वाला एक सब्जेक्ट है, जो हाउ टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट पर स्टडी करता है। तो वो अलग तरह से चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो एक समूह बना ह्यूमैनिटीज का, और ह्यूमैनिटीज में ही हिस्ट्री भी आता है। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इट इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ इवेंट्स। ये चूंकि हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, और ह्यूमैनिटीज में पढ़ते क्या है? ह्यूमैनिटीज में हम पढ़ते हैं कि कैसे सोशल डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन बीइंग का, कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन बीइंग का, कैसे रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ, कैसे कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, और कैसे उसने सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट हो गया है, कैसे आर्ट डेवलप हुआ। तो इन सारी चीजों के डेवलपमेंट में एक निश्चित रिलेशन पाया जाता है, ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ। तो ह्यूमैनिटीज का वो सब्जेक्ट जो मानव जीवन में होने वाले सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, आर्टिस्टिक चेंजेस को स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये सिर्फ कह देना कि हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू डिफाइन द हिस्ट्री। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? पर्टिकुलरली हाउ दे रिलेट टू ह्यूमन सोसाइटीज या ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो घटनाएं हम स्टडी करते हैं वो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसमें कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, दैट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास क्या है? इतिहास ऐसी घटनाओं का अध्ययन है जिनको हम सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट में, सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमारे कैसे डेवलप हुए, हमारे कल्चरल वैल्यूज कैसे डेवलप हुए, एज ए नेशन हम कैसे डेवलप हुए, हमारा पॉलिटिकल सेटअप कैसे डेवलप हुआ, या वर्तमान समय में हम जहां तक पहुंचे हैं। तो हमारे ओरिजिन से लेकर, मतलब कि ह्यूमन की ओरिजिन से लेकर और आज जहां तक ह्यूमन पहुंचा है, इनके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करता है हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं को ही स्टडी नहीं करता है, घटनाओं के प्रभावों का भी अध्ययन करता है। और उन प्रभावों को वो कहाँ एग्जामिन करता है? सोसाइटी पे, आर्ट पे, कल्चर पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, रिलीजन पे, इन सब पे। तो इनसे हमको पता लगता है कि इतिहास क्या है। अगर हम कहें कि इतिहास के प्रमुख पहलू क्या हैं जिनका होना जरूरी है, जिनसे इतिहास निर्मित होता है, तो इस संदर्भ में हम दो बातें समझनी चाहिए जो इतिहास का निर्माण करती हैं। पहले तो 3 P's जो है वो इतिहास का निर्माण करते हैं। 3 P's मतलब पर्सन, प्लेस एंड पीरियड।
जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कहीं पे आपने देखा होगा लिखा रहता है अशोक, तो उसके आगे लिखा रहता है 269 टू 232 BC, मतलब वो पीरियड बता रहा है। तो हमें पर्सन पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए और पीरियड पता होना चाहिए। और ये 3 P's जो है दे विल मस्ट बी सपोर्टेड बाय द ई, मतलब 3 P's प्लस ई। जो इवेंट है, जिस घटना को हम इतिहास मान रहे हैं, जिस घटना को हम इतिहास मान रहे हैं, उस घटना से जुड़ा हुआ हमको क्या होना चाहिए पता, उस घटना से जुड़ा हुआ हमको पर्सन पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए और पीरियड पता होना चाहिए। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री नहीं है। कैसे? हमारे पास दो तरह की इवेंट्स हैं। एक है इवेंट रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा एंड अनदर इज रिलेटेड टू लॉर्ड रामा। भगवान राम से जुड़ी हुई एक कहानी हमारे पास है और बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी है। हम दोनों को भगवान मान रहे हैं और दोनों से जुड़े हुए धर्म भी खूब फल फूल रहे हैं। हम जब बुद्ध की स्टडी करते हैं तो इनको करेक्टर मानते हैं हिस्ट्री का और सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। जबकि हम भगवान राम की स्टडी करते हैं तो हम उनको सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री नहीं मानते, बल्कि उनको हम किसी भी बात में पढ़ने के लिए इस बात को नहीं कह रहे हैं। लेकिन भगवान राम को हम पौराणिक नायक मानते हैं, मिथिकल कैरेक्टर मानते हैं, मिथिकल हीरो मानते हैं अपना। इनको हम रियल कैरेक्टर नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि इतिहास में किसी समय ये हुए थे। इस पर बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं, लेकिन वो बातें बिल्कुल बेवजह होंगी। भगवान राम का ऐतिहासिक प्रामाणिकता अभी होना बाकी है। ऐतिहासिक रूप से भगवान राम प्रमाणित नहीं है। और भगवान राम से क्यों नहीं प्रमाणित है? इनसे जुड़े हुए प्लेसेस भी आप जानते हैं, कुछ पर्सन्स के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन वो पीरियड क्या था जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, वो डेट क्या थी, कब हुए और कैसे हुए, इस बारे में कोई जानकारी अपने पास अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से इनको हम सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं मानते। तो जिसको भी हम पर्सन, प्लेस और पीरियड, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाली इंफॉर्मेशन अगर किसी घटना के संदर्भ में है तो उस घटना को हम इतिहास का विषय वस्तु मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। और क्या चीज है जो इतिहास के पहलू के रूप में आप बता सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए? वो है, पहला है क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ये 4 पिलर्स हैं हिस्ट्री के। कालक्रम होना चाहिए। अगर कोई घटना हुई है तो उसके बाद कुछ ना कुछ घटना हुई होगी या उसके पहले भी कुछ ना कुछ कोई घटना हुई होगी। ये स्थिति है कॉजेशन कहते हैं, कारणता का सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो कारणता के सिद्धांत द्वारा भी इतिहास को प्रमाणित होना चाहिए। पहले तो घटना में क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना इस जगत में इंडिपेंडेंटली नहीं होती है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई घटना है और हर घटना के आगे कोई ना कोई परिणाम है, और जो परिणाम है वो उससे आगे होने वाली घटना के लिए कारण बनता है। तो कारण और परिणाम, जिसको हम कार्य कारण संबंध कहते हैं, है ना। तो रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ाया जाता है, ये होगा तो ये होगा, है ना। तो आपको क्रोनोलॉजी में होना चाहिए इतिहास, और पॉजिशन थ्योरी का पालन करना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए क्या? सोर्सेज, संसाधन उपलब्ध होने चाहिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। अब संसाधनों पर एक अलग लेक्चर होगा कि हिस्ट्री का सोर्स क्या है, जिससे किसी भी युग विशेष के इतिहास का हम निर्माण करते हैं। क्योंकि देखो, इतिहास पीछे की घटना है और पीछे की घटना के लिए हमारे पास कोई नरेटर हो ये जरूरी नहीं है। उस समय जिसने घटना को ऑब्जर्व किया था उसने हो सकता है कोई बुक लिख के छोड़ी हो, या अगर बुक नहीं अवेलेबल है तो उस घटना को प्रमाणित करने वाला हमको कोई मटेरियलिस्टिक चीज मिल जाए, जिसके आधार पे हम अनुमान लगा पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम देखते हैं या स्टोन एज को हम देखते हैं, तो हमारे पास कोई सीधा प्रमाण तो नहीं है उन घटनाओं का, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हमको मिलती है जिसके आधार पर हम उस युग के इतिहास का निर्माण कर पाते हैं। तो ये होना चाहिए हमारे पास। और सोर्सेज इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और ये बहुत बड़े झगड़े का कारण भी बनता है। तो 4 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। 4 चीजें इतिहास, 4 चीजें होनी चाहिए तभी हम इतिहास मानेंगे उसको। तो घटनाएं कैसी होनी चाहिए? जो भी इवेंट आप पढ़ रहे हैं, जिनको आप इतिहास कह रहे हैं, ये इवेंट सपोर्टेड बाय द पर्सन, प्लेस, पीरियड होने चाहिए। और दूसरे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलनी चाहिए वो घटनाएं, क्योंकि कोई भी घटना इस जगत में स्वतंत्र हो नहीं सकती है। और उनमें कॉजेशन भी मिलना चाहिए हमको, और सोर्सेज मिलने चाहिए, और उनका इंटरप्रिटेशन भी इतिहास निर्माण में सहयोग करता है। हालांकि इंटरप्रिटेशन बहुत विवादित विषय है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। इतिहास हमेशा सत्तापेक्षी होता है और अधिकांशतः
जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनके जूतों की धूल इतिहास के पन्नों पर पाई जाती है। और जब भी इतिहास को पढ़ें तो कृपया इनको झाड़ कर पढ़ें। चाहे आप किसी भी युग का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी समाज का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी दुनिया का इतिहास पढ़ रहे हो, उन पर सत्ताधारी लोगों के जूतों की धूल आपको जरूर मिलेगी। इसलिए उनको झाड़ कर इतिहास को पढ़ें। तो ये इतिहास है, मैं इतिहास हूं, है ना। ऐसा कौन कह रहा था? इतिहास ही वो विषय है जिससे सभी सामाजिक विज्ञानों का जन्म होता है, सभी प्राकृतिक विज्ञानों का जन्म होता है। इतिहास अगर अगर आपको चिकित्सा शास्त्र के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इतिहास ऐसा विषय है जो ये कह सकता है कि सब जन्म हम ही से पाते हैं, सब लौट हम ही में आते हैं। इतिहास से ही सब निकला है और अंत में ही सब इतिहास का विषय वस्तु बन जाएगा। जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, 5G यूज कर रहे हैं, आज के 100 साल बाद क्या होगा? अगर हम जिंदा रहे पृथ्वी पर 100 साल तक, मनुष्य बचा रहा, तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा। आज वो बहुत मॉडर्न चीज है। तो इतिहास से ही सब निकलेगा और इतिहास में ही सब जाएगा। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि इतिहास ही पूर्ण है और इतिहास पांचवा वेद है। इतिहास ही से सब निकला है और इतिहास में ही सब जाएगा, है ना। तो सारे विषय इतिहास से निकले हैं और सारे विषयों में इतिहास कहीं ना कहीं शामिल है और सारे विषय इतिहास में कहीं ना कहीं शामिल है। आगे हम बढ़ें तो हमें यह जानना चाहिए कि व्हाई स्टडी हिस्ट्री, क्यों पढ़ें हम हिस्ट्री को? इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो अगर हम आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप तो कहेंगे साहब हमारे एग्जाम में आएगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा हमको मतलब नहीं है। लेकिन बात यह है नहीं। इतिहास क्यों पढ़ें, ये बहुत जरूरी विषय है। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और बोलें कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहला सवाल पूछता है कि कल क्या खाया था। मतलब समस्या आज है, पेट में दर्द हो रहा है, कोई हरी नीली पीली काली दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन समाधान कहाँ है? इतिहास में है। कल क्या खाया था विल डिसाइड कि आपको क्या दवाई दी जाए और कैसे आपका पेट का दर्द ठीक होगा और पेट के दर्द का मूल कारण क्या है। तो इतिहास क्या है? जो वर्तमान समय के सोशल चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, रिलीजन के चैलेंजेस हैं, सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, इनकी रूट कहाँ है, वहां से हम इसको सुधार सकते हैं। अगर ये कोई चैलेंज है और हम सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम इतिहास का अध्ययन करें। कोई भी समाज जो अपने इतिहास को भूल जाता है, उससे निकृष्ट समाज कभी निर्मित नहीं हो सकता। वो हमेशा बहुत घटिया समाज बनता है जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता, या वो व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बन सकता जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता। तो इतिहास हमारी पहचान को पूरा करता है। फॉर्म आप भरते हैं, नौकरी करने आप जाते हैं, पूछा जाता है आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका एड्रेस। तो क्या है कि आपको आपके इतिहास से जोड़े बिना आपकी आइडेंटिटी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो आपकी आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए इतिहास का होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको ये फायदा मिलता है इतिहास पढ़ने से कि हमारा जो वर्तमान समय है, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, इसका जो अप्रोच है, ये कहाँ से डेवलप हुआ हमको ये पता चलता है। हमने कौन सी गलतियां करी हैं और हमें कैसे उनका सुधार करना चाहिए वो हमको पता चलता है। कई बार आपको लग सकता है कि इतिहास झगड़े करवाता है, जैसे आजकल के सिनेरियो में हो रहा है, लेकिन इतिहास झगड़े नहीं करवाता है, इतिहास आपको समाधान देता है। इसलिए इतिहास को पढ़ा जाना अत्यंत आवश्यक है और किसी भी समाज के लिए इतिहास बहुत आवश्यक चीज है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि इतिहास क्या है। अगले क्लास में हम टाइम डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे हम भारत के इतिहास को काल विभाजित करते हैं और कौन कौन से युग बनते हैं इतिहास के, और कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और हम उनको आगे भी अपनी स्टडी में बढ़ाएंगे। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।